हेलो स्टूडेंट्स, हम अमेरिकी सीनेट की शक्तियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की शक्तियों का अध्ययन किया। आज हम अमेरिकी सीनेट की जो शक्तियों को आगे बढ़ाते हुए, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जो तीसरी शक्ति है अन्वेषण की शक्ति, है ना। तो सीनेट को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति अन्वेषण या जाँच करने के संबंध में प्राप्त है, और संविधान के द्वारा तो सीनेट को व्यवस्थापन संबंधी कार्यों के लिए ही अन्वेषण की शक्ति प्रदान की गई थी, किंतु सीनेट ने अपनी इस शक्ति के आधार पर अनेक बार प्रशासनिक विभागों के कार्यों की व्यापक जांच की है, और सीनेट के इस अन्वेषण को इस आधार पर उचित ठहराया जाता है कि शक्ति के विभाजन सिद्धांत पर आधारित संवैधानिक व्यवस्था में प्रशासनिक भ्रष्टाचार को प्रकाश में लाने का यही एकमात्र साधन है ना। तो और सीनेट के द्वारा किए गए अन्वेषण से राष्ट्रपति हार्डिंग के काल में तेल षड्यंत्र प्रकाश में आया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ा। इसी प्रकार वाटरगेट कांड के सत्य को प्रकाश में लाने के लिए सीनेटर जेम्स इरविन की अध्यक्षता में सीनेट की न्यायिक समिति ने जांच कार्य किया था। वस्तुतः सीनेट द्वारा कुछ अन्वेषणों ने महती सेवा की है, और इसी आधार पर लास्की कहते हैं कि अमेरिकी अन्वेषण समिति की व्यवस्था में ब्रिटिश रॉयल कमीशन तथा लोक सदन में प्रश्नकाल दोनों के गुण समन्वित हैं। और गोलावे ने सीनेट के इन अन्वेषण समितियों को कार्यपालिका के साथ संबंध स्थापित करने वाली कड़ियां बताया है। तो इस दृष्टि से सीनेट का दूषित पक्ष यह है कि इस शक्ति का जो है दुरुपयोग भी किया जा सकता है। चौथा है न्यायिक शक्तियाँ। सीनेट को न्याय शक्तियाँ भी प्राप्त है, जिनमें सबसे प्रमुख महाभियोग की जांच का अधिकार है। प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सैनिक अधिकारियों तथा न्यायाधीशों पर देशद्रोह, भ्रष्टाचार तथा अन्य गंभीर अपराध के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग की सुनवाई सीनेट में होती है, और वही उस पर अपना निर्णय देती है। महाभियोग की सुनवाई करते हुए न्यायिक प्रक्रिया के सभी कार्य, जैसे कि आदेश जारी करना, गवाहों को बुलाना और शपथ दिलाना आदि से करती है। और महाभियोग की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सीनेट की अध्यक्षता करता है। अपराध सिद्धि के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अभी तक सीनेट के द्वारा कुल 12 बार महाभियोगों की प्रस्तावों की जांच की गई है। इनमें 4 बार महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया, और 1868 में राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन पर महाभियोग लगाया गया, किंतु असफल हो गया। ब्राइस ने महाभियोग को कांग्रेस के शस्त्रागार का सबसे भारी शस्त्र कहा है। इसके अतिरिक्त और भी जो है शक्तियां हैं सीनेट की, जैसे कि वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किए गए मतदान की गणना करती है और निर्वाचन परिणाम की घोषणा करती है। विशेष दशाओं में वह उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी करती है। यदि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को पूर्ण संख्या में बहुमत प्राप्त न हो, तो सीनेट सर्वाधिक प्राप्त करने वाले प्रथम 2 उम्मीदवारों में से किसी एक को उपराष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। सीनेट को अपने सदस्यों के निर्वाचन एवं उनकी योग्यता के संबंध में उठाए गए प्रश्नों का निर्णय का अधिकार भी प्राप्त है। तो सीनेट की शक्तियों के इस विवेचन से स्पष्ट है कि सीनेट जो है प्रतिनिधि सभा से अधिक शक्तिशाली है। यदि विश्व के अन्य देशों की व्यवस्थाओं के पिका के द्वितीय सदनों की तुलना में की जाए, तो यह विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जा सकता है। सीनेट की इन शक्तियों की आलोचना भी की जाती है कि सीनेट जो है विश्व के अन्य व्यवस्थाओं की अपेक्षा बहुत अधिक समय नष्ट करती है। इस संबंध में सीनेट के द्वारा अपनाए गए फिलिबस्टर का विशेष रूप उल्लेख किया जा सकता है। फिलिबस्टर क्या है? फिलिबस्टर वह प्रक्रिया है जिसमें कि सीनेट की कार्यवाही एक विशेष बात, जिसे दोष कहा जा सकता है कि सीनेट के सदस्यों को मनचाहे समय तक बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है, और यदि वाद विवाद प्रारंभ होने से पूर्व ही विचार व्यक्त करने पर समय के प्रतिबंध के रूप में समझौता न हो जाए, तो सदस्य के ऊपर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता। केवल इतना प्रतिबंध है कि कोई सदस्य एक ही दिन में एक ही विषय पर 2 बार से अधिक नहीं बोल सकता, लेकिन संशोधनों पर बोलने में यह भी प्रतिबंध नहीं होता। तो यह जो है अमेरिकी सीनेट का एक दोष है फिलिबस्टर जो है, कि कोई भी सदस्य असीमित समय तक वहाँ बोल सकता है। ऐसे समय का जो है दुरुपयोग होता है।
दूसरी ये आलोचना की जाती है कि सीनेट की कार्रवाई का आधार एक लॉक रोलिंग है पद्धति है, जो पारस्परिक सहयोग का एक भ्रष्ट साधन है ना। इसी तरह से जो तीसरा जो है कि नियुक्तियों के संबंध में स्थापित सीनेट के प्रति शिष्टाचार की व्यवस्था अत्यंत दूषित और भ्रष्ट राजनीतिक जनक है। इस व्यवस्था के आधार पर सीनेटर अपने ही राजनीतिक स्वार्थों को दृष्टि में रखते हुए अपने राजनीतिक समर्थकों और मित्रों को उच्च पदों पर नियुक्त करवा देते हैं और गुणों और योग्यताओं की उपेक्षा होती है। चौथा कि सीनेट जो कि प्रशासन के प्रति या प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है, उसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त होना किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। पांचवा, सीनेट की अन्वेषण संबंधी समितियों की कार्यवाही राजनीतिक दलबंदी से प्रभावित होती है और इसमें राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा होती है। छठा कि सीनेट का संगठन अप्रजातंत्रात्मक है। अमेरिकी संघ की इकाइयों की जनसंख्या की दृष्टि से बहुत भेद है, किंतु सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। सीनेट के सदस्यों का बहुमत अमेरिकी संघ की जनसंख्या के 5वें से भी कम हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। सातवां, सीनेट के सदस्य समाज के अत्यंत कुलीन वर्ग में से आते हैं और उनके द्वारा जनसाधारण के हितों की उपेक्षा की जाती है। अनेक बार सीनेट के सदस्यों निर्वाचन में भ्रष्ट साधनों और धन का प्रयोग किए जाने की बात भी कही जाती है। यह बात जो है निर्मूल नहीं है। और आठवां जो है अंतिम की सीनेट की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि इसके द्वारा सीनेटीय अहंग के वशीभूत होकर राष्ट्रपति का अनावश्यक विरोध करने और राष्ट्रपति को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है। कभी कभी राष्ट्रीय संकट की स्थिति में सीनेट की यह प्रवृत्ति बनी रहती है और इससे राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुंचती है। तो इस प्रकार जो है सीनेट की इन आलोचनाओं के बावजूद यह तथ्य है कि सीनेट विश्व का श्रेष्ठ राजनीतिक संस्थाओं में से एक है ना। सीनेट की महत्ता हम कई कारणों में से एक बता सकते हैं कि पहली तो संविधान निर्माताओं द्वारा सीनेट को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है ना। और संविधान निर्माताओं को इस बात का भय था कि कहीं जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा प्रजातंत्रात्मक उत्तरदायित्वहीनता की स्थिति को न अपना ले या कहीं राष्ट्रपति निरंकुश शासक की स्थिति को ग्रहण न कर ले। इस कारण सीनेट को प्रतिनिधि सभा की विधायी शक्ति और राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति पर दोनों पर ही अंकुश लगाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस कारण ये स्थिति सीनेट और राष्ट्रपति दोनों मिलकर प्रतिनिधि सभा की सहमति के बिना अनेक कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार सीनेट और प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति की उपेक्षा करके अनेक कार्य संपन्न कर सकते हैं, परंतु ऐसा कार्य लगभग नहीं है जो राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा दोनों मिलकर सीनेट की उपेक्षा करके संपन्न कर सके। तो इस प्रकार संविधान निर्माताओं द्वारा सीनेट को शासन का गुरुत्वाकर्षण केंद्र की स्थिति प्रदान की गई है। सीनेट को कुछ विशिष्ट शक्तियां भी दी गई हैं कि संविधान और परंपराओं के आधार पर सीनेट को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं जो विश्व के किसी भी व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन को प्राप्त नहीं है, और इन शक्तियों के आधार पर सीनेट की महत्ता बहुत बढ़ गई है। कानून निर्माण के क्षेत्र में सीनेट जो है प्रतिनिधि सभा के समकक्षी है, और वह यह बात न केवल साधारण विधेयकों वरन वित्तीय विधेयकों के संबंध में भी सत्य है। सीनेट को नियुक्तियों की पुष्टि और संधियों की पुष्टि की दो ऐसी शक्तियां प्राप्त है जिनके आधार पर सीनेट कार्यपालिका के क्षेत्र में राष्ट्रपति की साझेदार बन गई है। नियुक्तियों की पुष्टि के आधार पर सीनेट आंतरिक प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करती है और संधियों की पुष्टि के आधार पर सीनेट के द्वारा वैदेशिक संबंधों का संचालन पर नियंत्रण रखा जा सकता है। सीनेट की इन कार्यपालिका शक्तियों के कारण उसके सम्मान में अत्यधिक वृद्धि हुई है, और इसी तथ्य के कारण इसने सर्वाधिक योग्य एवं राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। तीसरा है मंत्रिमंडलात्मक पद्धति का अभाव। यदि अमेरिका में ब्रिटेन की भांति मंत्रिमंडलात्मक पद्धति होती तो प्रतिनिधि सभा और सीनेट के पारस्परिक संबंधों की स्थिति दूसरी हो सकती थी। मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था होने पर अमेरिकी कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के निम्न सदन अर्थात प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होता। केवल इसी तथ्य के कारण प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में और अधिक महत्व प्राप्त कर लेती, लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन होने के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है और प्रतिनिधि सभा को कार्यपालिका पर नियंत्रण
की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। अतः कांग्रेस के प्रथम सदन की तुलना में सीनेट अधिक शक्तिशाली हो गई है। चौथा है प्रत्यक्ष निर्वाचन। सीनेट को प्रथम सदन की तुलना में कम महत्व प्राप्त होने का एक प्रमुख कारण यह है कि इन देशों में द्वितीय सदन के सदस्यों को या तो मनोनयन होता है अथवा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, और ये पद्धतियां लोकतंत्र की भावना के प्रतिकूल है। मूल अमेरिकी संविधान में सीनेट के सदस्यों की प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 1918 में संविधान के 17वें संशोधन के द्वारा सीनेट के सदस्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होने के कारण विश्व के अन्य देशों में जिस तत्व के आधार पर द्वितीय सदन को अपेक्षाकृत कम महत्व प्राप्त होता है, वह अमेरिकी राजनीति में नहीं रही है, और सीनेट के लोकतंत्रीय आधार ने उसे प्रजातंत्र का प्रतीक बना दिया गया है। पांचवा है सीनेट का स्थायित्व और सीनेट सदस्यों का दीर्घकाल। सीनेट इस अर्थ में स्थायी है कि न तो पूरी सीनेट कभी भंग होती है और न ही सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल नए सिरे से शुरू होता है। सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, और 6 वर्ष के इस कार्यकाल का महत्व इस दृष्टि से है कि इसकी तुलना में प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल केवल 2 वर्ष ही है। प्रतिनिधि सभा के सदस्य जहां एक बार निर्वाचित होने के लगभग तुरंत बाद ही पुनर्निर्वाचन की चिंता में लग जाते हैं, वहां सीनेट के सदस्य लगभग निर्वाचित होने के बाद 5 वर्ष तक स्वतंत्रता और निर्भीकता के साथ राष्ट्रीय सेवा में लगे रहते हैं। पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध न होने के कारण अनेक सदस्य 18, 24 और कभी कभी 30 वर्ष से अधिक समय तक इसके सदस्य रहते हैं, और अपने इस दीर्घ अनुभव के आधार पर ये सीनेटर और सीनेट अमेरिकी राजनीति में अपना विशिष्ट स्थान बना लेते हैं। छठा है सीनेट का लघु आकार। सीनेट का लघु आकार से भी इसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। सीनेट की कुल सदस्य संख्या 100 है, जबकि प्रतिनिधि सभा की 435। छोटे आकार के कारण इसके सदस्यों में पारस्परिक घनिष्ठता रहती है और वे स्वतंत्रतापूर्वक वाद विवाद कर पाते हैं। सीनेट का आकार इतना आवश्यक है कि इसमें विचारों की विभिन्नता रहती है, पर इतना अधिक नहीं है जिससे कि विधायी विचार विमर्शों और कार्यवाही में सजीवता न रह सके। सातवां है सीनेट सदस्यों में संस्था के प्रति सम्मान और परस्पर ऐक्य। वैसे तो स्वाभाविक रूप से सभी संस्थाओं के सदस्य अपनी संस्था के प्रति सम्मान रखते हैं और उनमें परस्पर ऐक्य की भावना होती है, लेकिन सीनेट के सदस्य अपनी संस्था के प्रति जितना सम्मान भाव रखते हैं, उनमें जितना ऐक्य है अन्यत्र नहीं है। सीनेट के सदस्यों की ऐक्य को दृष्टि में रखते हुए कहा जाता है कि सीनेट सदस्य औसत प्रतिनिधि सभा की अपेक्षा भिन्न प्रकार के राजनीतिक प्राणी होते हैं। वे सीनेट के अंदर एक दूसरे के कटु आक्षेप कर सकते हैं, परंतु कुछ देर बाद ही आप देखेंगे कि बाहर वे हाथ में हाथ डाले घूम रहे हैं। जब अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा सीनेट के प्रति शिष्टाचार या सीनेट की अन्य किन्हीं सुनिश्चित परंपराओं का उल्लंघन किया जाता है, तो सीनेट के सदस्य अपने राजनीतिक दल के प्रति भक्ति को भूलकर सीनेट के सम्मान की रक्षा हेतु एक हो जाते हैं। आठवां है सीनेट की कार्यप्रणाली, यानी कि सीनेट की कार्यप्रणाली भी उसकी शक्ति का स्रोत है। सीनेट की कार्यप्रणाली ऐसी है कि उसमें सदस्यों को बोलने का समय निश्चित नहीं किया जाता, परिणाम स्वरूप वहाँ विषयों का विचार अधिक पूर्णता के साथ होता है और निश्चय पर पहुँचने के पूर्व उसके सभी पहलुओं पर पूर्णता के साथ विचार कर लिया जाता है। अच्छी तरह विचार करने के बाद किए गए निर्णय देश के लिए लाभकारी होते हैं और उनके कारण सीनेट के महत्ता में वृद्धि हुई है। नवा है सीनेट के सदस्यों की गुणात्मक उच्चता। संख्या की महत्ता उसके सदस्यों के ऊपर निर्भर करती है। किसी भी संस्था की महत्ता उसके सदस्यों पर निर्भर करती है। सीनेट को इतनी अधिक महत्ता प्राप्त होने का अंतिम किंतु एक महत्वपूर्ण कारण प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट के सदस्यों का गुणात्मक श्रेष्ठता है। सीनेट कार्यपालिका शक्तियों में राष्ट्रपति की सहभागी है, अतः इस कारण शासन तंत्र में उसका स्थान बड़े महत्व का हो गया है। परिणाम स्वरूप वे राजनीतिक नेता जो अपने देश के राजनीतिक जीवन में अधिक से अधिक शक्तिशाली बनना चाहते हैं, अधिकांश सीनेट की ही ओर आकर्षित होते हैं। सीनेट की शक्ति इस प्रकार योग्य और हाथों में रहती है कि इसका उपयोग अच्छा होता है और इस प्रकार सीनेट लोगों की अच्छी सेवा करती है, तो सीनेट के सम्मान और उसकी महत्ता में वृद्धि होती है। गवर्नर, उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति बनने के लिए सीनेट ही सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। प्रतिनिधि सभा में जो कुछ होता है उसकी ओर समाचार पत्रों का ध्यान नहीं जाता, परंतु सीनेट के सदस्यों के वक्तव्य समाचार पत्रों में शीर्ष स्थान पाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका में
जो सीनेट की जो शक्तियां हैं वो उसके कार्यों के कारण हैं और वो राष्ट्रपति और जो प्रतिनिधि सभा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती हैं और इस कारण जो है सीनेट की महत्ता विश्व के अन्य द्वितीय सदनों की तुलना में वह अधिक शक्तिशाली है और अमेरिकी संविधान में उसकी अधिक महत्ता बनी हुई है। धन्यवाद।